So, good afternoon, everyone, to the first workshop that we have planned for promoters. And today we would be starting with the first of the series of the workshop, where our focus would be on the quarterly progress reports and the annual project reports, how they have to be filed, what checks and balances that the promoters have to kind of take care of. So that's the agenda for today. So to begin with, as तो टू बिगिन विद आप सबको ये पता होगा कि एक बार प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन होने के बाद और कंप्लीशन के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट लिंक जो होती है वो है कंप्लायंसेस का। और ये कंप्लायंसेस बोथ क्वार्टरली होते हैं, जो क्यूपीआर क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स कहलाते हैं, और एनुअल स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट जो साल में एक बार सबमिट किए जाते हैं। अब क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हर क्वार्टर सबमिट किए जाते हैं, और REG 5 जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट है वो साल में एक बार सबमिट की जाती है। ये एंश्योर ऑलवेज होना है कि ये जो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो सबमिट हो रहे हैं और जो एनुअल स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट जो सबमिट हो रही है, ये दोनों रिकंसाइल्ड हो, जो इंफॉर्मेशन दोनों के बीच में है वो मैच करें। तो ये कैसे हम देखते हैं, ये कैसे भर पाएंगे, तो उसी पे आज हमारा फोकस होगा। तो सबसे पहले क्वार्टरली कंप्लायंसेस है क्या? तो क्वार्टरली कंप्लायंसेस, जो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट भरा जाता है, उसके पूरे 4 पार्ट हैं। एक है जो फिजिकल अचीवमेंट्स भरे जाते हैं। तो आप सब लोगों ने जब हमारे पास जब प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन किया है, आपने फिजिकल टारगेट्स और फाइनेंशियल टारगेट सेट किए थे। इस फाइनेंशियल और फिजिकल टारगेट्स के अगेंस्ट आप जो अचीवमेंट्स भरते हैं, वो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट का पहला और सेकंड स्टेप है। जो फिजिकल अचीवमेंट्स हैं, जो भी टारगेट्स उस क्वार्टर में पड़ रहे हैं, उस क्वार्टर के टारगेट्स के अगेंस्ट आप अचीवमेंट्स भरते हैं। और जो फाइनेंशियल अचीवमेंट्स हैं, जो भी एक्सपेंडिचर आपने बताया कि आप करेंगे उस पर्टिकुलर क्वार्टर में, उसके अगेंस्ट आपकी कितनी एक्सपेंडिचर इंकर हुई है, ये आप फाइल करेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो फॉर्म REG 1 आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, फॉर्म REG 2 इंजीनियर सर्टिफिकेट, और फॉर्म REG 3 जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट है, ये तीनों भी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स के साथ सबमिट किए जाते हैं। और चौथा, जो भी एक्टिविटीज आप जिसके अगेंस्ट आप अचीवमेंट्स भर रहे हैं, उनके फोटोग्राफ्स और वीडियोस आपको अपलोड करने हैं। और ये चारों आपको कोई भी क्वार्टर कंप्लीट होने के 15 दिनों के अंतर्गत आपको रेरा के पोर्टल में सबमिट करनी है। अगर 15 दिनों में कंप्लीट आप सबमिट नहीं कर पाए, तो अभी लेट फीस 15,000 इंपोज किया जाएगा। वही नहीं, 15 तक अगर कंप्लीट सबमिट नहीं हुआ है, तो पब्लिक डोमेन में आपके प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एक लेबल दिखाया जा रहा है। आपने उन्हें कई सारे देखा होगा ऑलरेडी। ये हमने शुरू किया है कि डिफॉल्ट ऑन QPR करके एक ऑटोमेटिकली एक लेबल आपके प्रोजेक्ट के नाम के साथ हमारे पब्लिक डोमेन में पोर्टल पे दिखता रहेगा। जब भी आप भरेंगे डेडलाइन के बाद, एक बार आप भरने के बाद ऑटोमेटिकली वो लेबल भी हट जाता है। अगर 2 कंटिन्यूअस क्वार्टर्स अगर QPR नहीं भरे गए हैं, तो इस क्वार्टर से, जो पिछला क्वार्टर अभी खत्म हुआ है, उस क्वार्टर से लेके हम ये शुरू करने वाले हैं, अगर कहीं भी 2 क्वार्टर्स अगर कंटिन्यूअसली किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट अगर डिफॉल्ट हुआ है, तो we will be issuing the show cause notices against all those promoters जिनके 2 क्वार्टर्स कंटिन्यूअसली डिफॉल्ट हुए हैं। अब ये QPR मैटर क्यों करता है, और इससे हमें क्या, रेरा को क्या बेनिफिट मिलेगा? तो सबसे पहले, जो डेटा आप भर रहे हैं वो सही तरीके से भरिए। सो जो अचीवमेंट्स आपने एक्चुअली अचीव किए हैं, वही आप भरिए, वो जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं।
कोई भी टारगेट के अगेंस्ट अचीवमेंट्स आप ब्लैंक मत छोड़िए, नहीं तो कभी कभी सिस्टम खुद ही आपको अलाउ नहीं करेगा सबमिट करने के लिए, नहीं तो कभी सबमिट हो जाता है लेकिन वो डिफॉल्ट के जैसा ही दिखाई देगा। सेकंड, अगर कोई भी एक्टिविटी के अगेंस्ट आपने अगर कोई काम नहीं किया है उस क्वार्टर के अगेंस्ट, भले ही टारगेट हो उस क्वार्टर में, अगर कोई काम नहीं हुआ आप जीरो भर के आगे चलिए, उसको ब्लैंक नहीं मत छोड़िए। और जो एक्सपेंडिचर आपने खर्च किया है, जो एज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल टारगेट्स के अगेंस्ट जो अचीवमेंट्स आप भर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपने इंकर किया है वही रिपोर्ट कीजिए। हमने देखा है कई सारे प्रमोटर्स इजी फीलिंग करने के लिए जो टारगेट रखा है वही टारगेट का अमाउंट ही अचीवमेंट में भर देते हैं, लेकिन हमने देखा है कई बार उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट से ये एक्सपेंडिचर मैच नहीं करता है। और चौथी चीज, अगर किसी ने प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के बाद कभी भी एडिट फंक्शनैलिटी से अगर उनकी इन्वेंट्री टावर डिटेल्स अगर उन्होंने एडिट करवाई है, तो उसी उसी के साथ उनके पूरे क्वार्टरली टारगेट्स जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के वक्त सेट किए हैं, ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा जब भी कोई इन्वेंट्री रीसेट हुई है, तो आपको पूरे टारगेट्स फिर से भर के तभी आप अचीवमेंट्स भर पाएंगे। तो हमारे पास कई प्रमोटर्स कॉल करते हैं कि टाइम हो जा रही है क्वार्टरली अचीवमेंट्स भरने के लिए, लेकिन उनके टारगेट्स नहीं दिख रहे हैं। यही प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से टारगेट्स नहीं दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई एडिट फंक्शनैलिटी से इन्वेंट्री या टावर के डिटेल्स एडिट किए हैं। चौथा, जैसे मैंने पहले बताया, जितना हो सके उतना जल्दी आप ये क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भर दीजिए। 15th डे तक मत रुकिए। अगेन कई बार हमारे पास कॉल्स आते हैं कि पोर्टल पे कोई आईटी इश्यू है इसलिए नहीं भर पा रहे हैं। कभी कभी आईटी के इश्यूज आ सकते हैं, तो इसीलिए आप लास्ट मोमेंट तक मत रुकिए, नहीं तो ऑटोमेटिकली रात के 12 बजे, वही 15 के रात के 12 बजे के बाद 15,000 का फी ऑटोमेटिकली सिस्टम इंपोज कर देगा आपके प्रोजेक्ट पे। और आपकी जो फॉर्म REG1, REG2, REG3, आर्किटेक्ट इंजीनियर सीए सर्टिफिकेट में जो इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जो अचीवमेंट्स आप भर रहे हैं फिजिकल और फाइनेंशियल में, ये इन दोनों में एक अलाइनमेंट हो, इतनी डिविएशन ना दिखे। चौथा, आप आपके प्रोफेशनल से कोऑर्डिनेट करके ये REG1, 2 और 3 टाइमली भर पाइए, और उनसे कहिए कि प्रोजेक्ट की साइट विजिट करके सही इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करें। और चौथा, आई मीन द फाइनल वन इज, जो फोटोग्राफ्स और वीडियोस आप अपलोड कर रहे हैं, वो सही एक्टिविटी के अगेंस्ट सही फोटोग्राफ और वीडियो आप अपलोड कीजिए। अब when are these three certificates have to be submitted? अब थोड़े प्रमोटर्स ऐसे भी हैं जिनको अभी पता नहीं है कि ये सर्टिफिकेट्स कब कब सबमिट करने होते हैं और इन 3 सर्टिफिकेट्स की यूटिलाइजेशन क्या है। तो स्पेसिफिकली ये तीनों सर्टिफिकेट्स का जिक्र रेरा एक्ट में सेक्शन 42LD में मेंशन्ड है, जहां कहा गया है कि ये तीनों सर्टिफिकेट्स प्रमोटर को अपने बैंक में सबमिट करने होते हैं प्रोजेक्ट के सेपरेट अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने के लिए। इन एडिशन टू दैट, रजिस्ट्रेशन के वक्त भी हम ये तीनों सर्टिफिकेट, आर्किटेक्ट इंजीनियर और सीए सर्टिफिकेट लेते हैं, ताकि ये जान पाए कि प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के वक्त तक प्रोजेक्ट में कितनी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस हुई है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट्स क्या है डिफरेंट एक्टिविटीज के अगेंस्ट, और प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल प्रोजेक्ट पोजीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट, और उसके अगेंस्ट कितना पैसा रजिस्ट्रेशन के वक्त तक कितना खर्च हुआ है। यही नहीं, हर क्वार्टर के टाइम पे भी ये तीनों सर्टिफिकेट सबमिट करने होते हैं। अब ये तीनों सर्टिफिकेट्स एक दूसरे से लिंक्ड है, तो जब तीनों सही तरह फिल किए जाते हैं तभी सीए सर्टिफिकेट से वो पैसे आप विड्रॉ कर पाएंगे।
व्हाट इज द रोल दैट ईच ऑफ द सर्टिफिकेट्स प्ले? क्या मायने हैं ये तीनों सर्टिफिकेट्स का? आर्किटेक्ट का, सबसे पहले आर्किटेक्ट को हर क्वार्टर प्रोजेक्ट की साइट विजिट करनी है, मैंडेटरी। ये देखना है कि कितनी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस हुई है, उसके बेसिस से ही वो कंप्लीशन परसेंटेज मेंशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के वक्त आर्किटेक्ट तीन इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं। एक है रजिस्ट्रेशन के वक्त तक कितना परसेंटेज काम हुआ है। दूसरा, वो एक्टिविटी का काम किस दिन से शुरू हुआ है, भले ही वो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन से कई दिन पहले भी शुरू हुआ हो, एक्टिविटी की स्टार्ट डेट और ये एक्टिविटी कब तक कंप्लीट होगी, एक्टिविटी एंड डेट। ये तीनों इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आर्किटेक्ट सबमिट करता है। और इंजीनियर अगेन फिजिकल साइट विजिट से ही वो इंडिपेंडेंटली वैल्यूएट करेंगे कि कितना काम हुआ है प्रोजेक्ट में। उसके बेसिस से बताएंगे कि जो काम हुआ है वो कितना, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कितना काम हुआ है। और तीसरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट निर्भर होता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो प्रोजेक्ट के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसके उनके ऊपर निर्भर होके प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितना पैसा खर्च हुआ है लैंड के अगेंस्ट और बाकी हेड्स के अगेंस्ट, और उससे कितना पैसा आप सेपरेट अकाउंट से विड्रॉ कर पाएंगे। ये इंफॉर्मेशन निकलती है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। अगर आप देखेंगे इस स्लाइड पे, आर्किटेक्ट और इंजीनियर दोनों सर्टिफिकेट्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। जो आर्किटेक्ट परसेंटेज बताता है वही आर्किटेक्ट की परसेंटेज इंजीनियर की सर्टिफिकेट में आती है, और उसी से फाइनल जो इंजीनियर की एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया जाता है वो आर्किटेक्ट से कनेक्टेड होती है। वैसे ही जो इंजीनियर की कॉस्ट इनकर्ड जो अमाउंट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट से लिंक्ड है। तो इसीलिए तीनों सर्टिफिकेट एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, और ये हमेशा सीक्वेंशियली ही भरना चाहिए कि पहले आर्किटेक्ट, उसके बाद इंजीनियर और उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट। अब आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट में तो ये प्राइमरी प्रॉब्लम हमने देखे हैं कई सारे क्यूपीआर के साथ जो सर्टिफिकेट सबमिट होते हैं। जो फॉर्मेट है आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट में उसमें दो टेबल हैं, टेबल ए और टेबल पी। टेबल ई ए के जो एक्टिविटीज हैं वो एक टावर या ब्लॉक या बिल्डिंग के लिए जो एक्टिविटीज होते हैं उनसे रिलेटेड है। और जो टावर टेबल बी के जो एक्टिविटीज हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क्स इंक्लूडिंग एमिनिटीज जो भी प्रोजेक्ट में है उनसे रिलेटेड होता है। हमने देखा है कई सारे सर्टिफिकेट्स में कि भले ही प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा टावर्स हो, प्रमोटर्स सिर्फ एक टेबल बनाते हैं, अपनी पूरी टावर्स की कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन एक ही टेबल में रिपोर्ट करते हैं, और यह सही नहीं है। आपको हर टावर के लिए एक अलग टेबलें बनानी है और हर टावर की इंफॉर्मेशन आपको सेपरेटली रिपोर्ट करनी है। और ये इंफॉर्मेशन उसमें जो रजिस्ट्रेशन के वक्त होगा वो है कितनी परसेंटेज कंप्लीट हुई है, एक्टिविटी की स्टार्ट डेट और एक्टिविटी की एंड डेट। वैसे ही टेबल बी में भी जो इंटरनल डेवलपमेंट वर्क की जो एक्टिविटीज हैं वहां भी कितनी परसेंटेज कंप्लीट हुई है, एक्टिविटी की स्टार्ट डेट और एक्टिविटी की एंड डेट। अब प्लॉटेड डेवलपमेंट्स में क्योंकि कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है, तो प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आप टेबल ए ब्लैंक छोड़ सकते हैं और बस टेबल बी भरिए, क्योंकि वही जो डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं प्लॉटेड प्रोजेक्ट्स में वही टेबल बी से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और जरूर आर्किटेक्ट को ये फिजिकल साइट विजिट से ही ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करनी होगी। अब आर्किटेक्ट की जो रजिस्ट्रेशन से और क्वार्टर के टाइम पे अलग क्या भरा जाता है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो बेसलाइन कंस्ट्रक्शन परसेंटेज है रजिस्ट्रेशन के वक्त तक वो रिपोर्ट किया जाता है, और एक्टिविटी एंड डेट और स्टार्ट डेट और एंड डेट। एक बार रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने एक्टिविटी की स्टार्ट डेट और एंड डेट आपने मेंशन किया है,
उसके बाद जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगी या प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन लिया जाएगा, ये प्रोजेक्ट का जो एक्टिविटी स्टार्ट डेट और एंड डेट है ये फिक्स्ड होने चाहिए, ये नहीं बदल सकते हैं। तो हर क्वार्टर के टाइम पे जब आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट सबमिट कर रहा है, उनको सिर्फ परसेंटेज कंप्लीशन का जो फील्ड है बस वही बदलनी होगी अगर कोई उस एक्टिविटी के अगेंस्ट काम हुआ है। बाकी जो एक्टिविटी स्टार्ट डेट और एंड डेट फील्ड्स हैं वो कोई चेंज नहीं कर सकता है। अब बेसिकली क्वार्टर टू क्वार्टर जो रजिस्ट्रेशन से लेके कितना परसेंटेज काम हुआ है एक्टिविटी के अगेंस्ट, यही आर्किटेक्ट से के सर्टिफिकेट से रिपोर्ट होती है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इंजीनियर सर्टिफिकेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के वक्त जो इंजीनियर सर्टिफिकेट लिया जाता है उसमें इंजीनियर हर जो एक्टिविटी टेबल ए के अंतर्गत जो टावर ब्लॉक की जो एक्टिविटीज हैं, टेबल बी के जो इंटरनल डेवलपमेंट वर्क्स जो एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज के अगेंस्ट इंजीनियर एस्टिमेटेड कॉस्ट बताता है और रजिस्ट्रेशन के वक्त तक उस एक्टिविटी के अगेंस्ट कितना पैसा खर्च हुआ है ये बताते हैं। एक चीज जरूर आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आर्किटेक्ट ने टेबल बी के अंतर्गत 10-12 जो भी एक्टिविटीज उन्होंने मेंशन किया है, इंजीनियर सर्टिफिकेट में वही एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट होने चाहिए। इंजीनियर कोई नए एक्टिविटीज इंक्लूड नहीं कर सकता है टेबल बी के अंतर्गत। वैसे ही टेबल ए के जो एक्टिविटीज हैं वो फिक्स्ड एक्टिविटीज हैं हर टावर ब्लॉक के लिए, तो उसमें भी कोई बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। लगभग कुछ 12 एक्टिविटीज हैं, वही 12 एक्टिविटीज में ही आपको रिपोर्ट करनी है, आप नए एक्टिविटीज उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अब इसमें एक डिफरेंस है जो इंफॉर्मेशन इंजीनियर रिपोर्ट करते हैं कि इंजीनियर की रिपोर्टिंग जो अमाउंट इंकर्ड है, ये इट इज बेस्ड ऑन हिज वैल्यूएशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डन, जो उनके फिजिकल साइट विजिट से वो एसरटेन करते हैं। अब जो इंफॉर्मेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट में है, इन एडिशन टू एस्टिमेटेड कॉस्ट और अमाउंट इंकर्ड, जो कॉलम नंबर 5 है, ये ऑटोमेटिकली उस एक्टिविटी के अगेंस्ट आर्किटेक्ट ने जो भी परसेंटेज कंप्लीशन बताया है वही परसेंटेज कंप्लीशन कॉलम 5 ऑफ इंजीनियर सर्टिफिकेट में एंटर होनी है, वहां कोई दूसरा परसेंटेज आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जो कॉलम 6 है, कॉलम 6 में ऑलरेडी हमारी जो फॉर्मेट है उसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, जो वैल्यू ऑफ वर्क डन एज पर द आर्किटेक्ट ने जो सर्टिफाई करके दे रहे हैं। सोचिए फॉर इंस्टेंस कि किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, आप सोचिए एक्सकवेशन है एक टावर ए का, उसके लिए इंजीनियर ने बताया है कि पूरी कॉस्ट एस्टिमेशन है 1 करोड़, और एक पर्टिकुलर क्वार्टरली फाइलिंग में आर्किटेक्ट बता रहा है कि एक्सकवेशन 50% हुई है, और इंजीनियर ने अपनी सर्टिफिकेट में अमाउंट इंकर्ड में उन्होंने 60 लाख मेंशन किया है अगेंस्ट 1 करोड़ ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब इंजीनियर के बेसिस से प्रोजेक्ट में 60% काम हुआ है, आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट के बेसिस से प्रोजेक्ट में सिर्फ 50% काम हुआ है। तो जो मैं इंटरलिंकेज और आर्किटेक्ट और इंजीनियर सर्टिफिकेट की बात बता रहा था थोड़ी देर पहले, तो वो यही है कि क्योंकि आर्किटेक्ट और इंजीनियर की एस्टिमेशन से आर्किटेक्ट की जो परसेंटेज कंप्लीशन एस्टिमेशन क्योंकि कम है, वही अमाउंट लिया जाएगा आगे के लिए। तो जो कॉलम नंबर 6 है वो इट इज नथिंग बट जो परसेंटेज वर्क डन फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी जो आर्किटेक्ट बताते हैं, दैट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। सो जो एग्जांपल मैंने दिया है, क्योंकि आर्किटेक्ट ने एक्सकवेशन के लिए 50% कहा है, तो कॉलम 6 में वहां सिर्फ 50 लाख आएगा, भले ही कॉलम 4 में इंजीनियर ने 60 लाख मेंशन किया हो। कॉलम नंबर 7 उसमें भी फॉर्मूला लगा है, ये बस जो कॉलम नंबर 4 इंजीनियर के दिए गया जो अमाउंट है और कॉलम नंबर 6 जो ऑटोमेटिकली जो
इंजीनियर के सर्टिफिकेट की टेम्पलेट है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है बेस्ड ऑन आर्किटेक्ट ने क्या बताया है। इन दोनों अमाउंट्स में जो भी कम अमाउंट है वही कॉलम नंबर 7 में ऑटो एंट्री होगी, और इसी के बेसिस से कॉलम नंबर 8 में कितनी परसेंटेज काम हुआ है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का, ये सिस्टम वो एक्सेल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। तो इस केस में क्योंकि 50 लाख आया है कॉलम नंबर 7 में, तो 50 लाख इंटू एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन 1 करोड़, तो 50% काम हुआ है एज पर द सर्टिफिकेट। So the lower amount of the architect certified completion and the engineer's cost amount incurred, that is what is considered for it to be taken to the next level of a chartered accountant certificate. And अब चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट कैसे स्ट्रक्चर्ड है? चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट में मोस्टली कॉस्ट जो लिए जाते हैं वो 3 हेड्स में है। सबसे पहला लैंड की कॉस्ट, सेकंड प्रोजेक्ट के क्लियरेंस फीस, और तीसरा कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। जो लैंड कॉस्ट, एज यू नो, आपने लैंड परचेज किया हो या जेडीए से लिया हो या हेरिडिटरी लैंड है, गिफ्ट डीड से लैंड आई हुई है, वो और जो बाकी स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर चार्जेस जो होते हैं, अगर आपने लैंड की खरीदारी में अगर कोई लोन से आपने लैंड खरीदी है तो उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट, वो पूरे आएंगे लैंड के कॉस्ट के हेड में। और सेकंड, प्रोजेक्ट की क्लियरेंस फीस में आपने जो रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाली है उसकी रजिस्ट्रेशन फीस, लोकल अथॉरिटी में आपने सैंक्शन प्लान अप्रूव करवाने के लिए जो फीस पे किए हैं, वो एनी कंसल्टेंट्स और आर्किटेक्ट की फीस जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है इसी जिस प्रोजेक्ट के लिए आप ये क्यूपीआर सबमिट कर रहे हैं, उसी प्रोजेक्ट से एट्रीब्यूटेबल जो भी कॉस्ट हैं, ये पूरे आप प्रोजेक्ट क्लियरेंस फीस में मेंशन करेंगे। और तीसरा, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, यहां जो भी प्रोजेक्ट के साइट के रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, वो साइट के सर्विसेज जो हैं, पानी, बिजली, जो एक्सपेंसेस हैं, अदर ओवरहेड्स, डेप्रिसिएशन ऑन एनी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो आपने इस प्रोजेक्ट के लिए खरीदी है, एनी इक्विपमेंट लीजिंग, हायरिंग, जो मटेरियल आपने रॉ मटेरियल खरीदी है कंस्ट्रक्शन के लिए, और सैलरीज एंड वेजेस ऑफ उन्हीं स्टाफ का जो डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो ऑफिस में बैठते हैं, तो उनका कॉस्ट आप प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं एलोकेट कर सकते हैं, उनका आपको अलग रखना होगा। जो प्रोजेक्ट के इंजीनियर और डायरेक्टली प्रोजेक्ट के स्टाफ हैं, उन्हीं के सैलरीज को आप प्रोजेक्ट सीए सर्टिफिकेट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, जैसे आर्किटेक्ट और इंजीनियर सर्टिफिकेट लिंक्ड है और दोनों में जो लोएस्ट अमाउंट है उसी को कंसिडर किया गया है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट में भी जो इंजीनियर से सर्टिफिकेट जो टोटल एक्सपेंडिचर आ रही है, और बुक्स ऑफ अकाउंट से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बता रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ जो एक्सपेंडिचर है, इन दोनों में से the lower amount is considered for the overall calculation। जो पैसे अकाउंट से विड्रॉ करने के लिए जो कैलकुलेशन होती है, तो टोटल कॉस्ट इंकर्ड ऑन द प्रोजेक्ट, उसमें सीए का अमाउंट और इंजीनियर के अमाउंट में सब दोनों में लोअर कौन सा है उसी को कंसिडर किया जाता है। इन एडिशन टू दैट, अगर आपने प्रोजेक्ट में कोई लोन अगर लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस कंस्ट्रक्शन के लोन का इंटरेस्ट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां मेंशन कर सकता है, लेकिन ये कैप्ड है एसबीआई के एमसीएलआर के रेट तक ही। अगर भले ही आपने 18% 20% पे लोन लिया हो, पर आपको इंटरेस्ट कॉस्ट सिर्फ एसबीआई का एमसीएलआर रेट पे ही आप यहां इंटरेस्ट कॉस्ट बुक कर सकते हैं। बाकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो आपको अलग से आपके कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना होगा। एंड टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो दो तरीके से कैलकुलेट होती है। एक है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर द एस्टिमेशन पर्पस, दूसरा है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर कंप्लीशन एंड द विड्रॉल पर्पस। अब
इन दोनों में क्या फर्क है? बेसिकली जो हेड टू प्रोजेक्ट क्लियरेंस फीस और कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कॉस्ट है, वो दोनों केसेस में एस्टिमेशन के लिए और विड्रॉल के लिए सेम होता है। जो फर्क होता है वो है लैंड कॉस्ट की एस्टिमेशन कैसे की जाती है, उसके बेसिस से दी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर विड्रॉल पर्पस कैलकुलेट होती है। अब क्या फर्क है जो लैंड कॉस्ट, जिसके वजह से जो एस्टिमेटेड पर्पस से जो कॉस्ट आती है लैंड की और विड्रॉल की पर कॉस्ट होती है, उसमें फर्क कैसे अलग होती है? जहां जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, इनहेरिटेड गिफ्टेड बिल से आपको लैंड मिली है, उसमें इट्स द सेम एस्टिमेशन पर्पस के लिए और विड्रॉल कंप्लीशन पर्पस के लिए जो जिस हिसाब से आप कैलकुलेट अमाउंट एस्टिमेट करते हैं, वो दोनों में सेम है। आप बेसिकली जो रेरा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी डीएम सर्कल रेट है, उसी को आप कंसिडर करेंगे एज द कॉस्ट ऑफ द लैंड। लेकिन अगर आपने खुद लैंड खरीदी है इस प्रोजेक्ट के लिए, उस केस में फर्क है एस्टिमेशन और विड्रॉल के केस में। एस्टिमेशन के केस में आपके जो एक्चुअल परचेज क्रॉस कॉस्ट या डीएम का कॉस्ट, इन दोनों में जो भी हायर है वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन विड्रॉल पर्पस के लिए आपने जिस रेट पे लैंड खरीदी है, वही रेट आपको मेंशन करना होगा और वही रेट से ही टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट होगा, और जितना पैसा आपने खर्च यहां दिखाया है वही आप प्रोजेक्ट अकाउंट से विड्रॉ कर पाएंगे। सो एस्टिमेशन में जो विच एवर इज हायर है वो लागू नहीं होगा प्रोजेक्ट के अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने के लिए। अब और क्या क्या इंफॉर्मेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट में मेंशन की जाती है? द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट विड्रॉल बेसिस से जो अभी मैंने बताया है, और दूसरा प्रोजेक्ट की कंप्लीशन कितनी हुई है। सो रो 5 and 6 of the chartered accountant certificate, they consider the total cost incurred and divided by the total project cost to compute कितनी परसेंटेज प्रोजेक्ट कंप्लीट हुई है। वैसे ही द टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज कंप्लीशन से कितना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं प्रोजेक्ट अकाउंट से, उसकी एलिजिबिलिटी अमाउंट निकल के आएगी, जो रो नंबर 13 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है। अगेन जो आपने 70%, आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि 3 अकाउंट्स खुलते हैं हर प्रोजेक्ट के लिए, कलेक्शन अकाउंट, सेपरेट अकाउंट और ट्रांजैक्शन अकाउंट। सो जो 70% जो जीएसटी का अमाउंट पे किया जाता है वो, और अगर आपकी कोई यूनिट कैंसिल हुआ है तो उसके रिफंड के फंड्स जो 70% सेपरेट अकाउंट से आते हैं, या आपने कोई लोन का जो रीपेमेंट है प्रिंसिपल अमाउंट ओसी या सीसी मिलने के बाद, तो वो फंड्स जो विड्रॉल के अमाउंट्स हैं वो मेंशन किए जाते हैं रो नंबर 14, 15 और 18 ऑफ द सीए सर्टिफिकेट में। और आपने प्रोजेक्ट के इंसेप्शन से सेपरेट अकाउंट से कितना पैसा विड्रॉ किया गया है वो रो नंबर 16 में मेंशन किया जाता है। तो इन सब से निकल के आता है रो नंबर 22 में फाइनल विड्रॉलेबल अमाउंट जो आप अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। अब रेरा ने सबसे पहले राइट फ्रॉम डे वन, जब हम रेरा प्रोजेक्ट अकाउंट डायरेक्शंस हमने लाए थे कि कोई भी पैसा सेपरेट अकाउंट से जब विड्रॉ हो रही है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन अकाउंट में ही ट्रांसफर हो सकती है। अगर कोई प्रमोटर ये चाहे कि सेपरेट अकाउंट से ही वो डायरेक्टली अपने वेंडर्स को या अलॉटीज को जो रिफंड का अमाउंट होती है या कैंसिलेशन के अगेंस्ट, वो अगर सेपरेट अकाउंट से ही वो 70% का पे करें अलॉटीज के केस में, या वेंडर की पेमेंट्स में अगर सेपरेट अकाउंट से ही डायरेक्टली पे करना चाहे, तो उनको उस पूरे अमाउंट्स का टोटल जो है वो रो नंबर 23 में मेंशन करना होगा। और इस अमाउंट का जो ब्रेकअप है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट की जो पार्ट बी वर्कशीट है उसमें उनके फर्दर डिटेल्स देने होते हैं, जैसे किस वेंडर को पे किया जा रहा है, किस कॉन्ट्रैक्टर को पे किया जा रहा है, या किस
एलओटी के अगेंस्ट, जो कैंसिलेशन के अगेंस्ट रिफंड अमाउंट दिया जा रहा है, उन एलओटी कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर का नाम, कितना अमाउंट उनको एक्चुअली पे करनी है, आप कितना किस पर्पज से पैसे उनको डायरेक्टली सेपरेट अकाउंट से ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, और उस वेंडर कॉन्ट्रैक्टर या एलओटी के बैंक नेम, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट का नंबर, ये तीनों मैंडेटरी आपको पार्ट बी ऑफ द सीए सर्टिफिकेट में मेंशन करनी है अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली सेपरेट अकाउंट से पेमेंट हो। अगर डायरेक्टली सेपरेट अकाउंट से पेमेंट नहीं करनी है तो आप ट्रांजैक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करिए और वहां से आप पेमेंट्स कर सकते हैं। So this is just the example of कि why we consider आर्किटेक्ट और इंजीनियर से सीए सर्टिफिकेट के बीच लोअर ऑफ द अमाउंट्स हम क्यों कंसिडर करते हैं। दिस इज टू एंश्योर दैट even if one professional is reporting a slightly higher amount, सही अमाउंट अकाउंट से विड्रॉ किया जा सके और एलॉटीज के फंड्स सिक्योर हो। अब ये पूरी जो सर्टिफिकेट्स, इससे रेरा को क्या बेनिफिट है और पब्लिक के लिए क्या बेनिफिट है, क्योंकि आप सबको पता होगा ये तीनों सर्टिफिकेट जब भी आप सबमिट करते हैं ये इमीडिएटली पब्लिक डोमेन में दिखते हैं। तो फ्रॉम ए रेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये हमें हेल्प करता है प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए कंटिन्यूअसली, रजिस्ट्रेशन के टाइम से क्वार्टर टू क्वार्टर क्या प्रोग्रेस हो रही है, फिजिकल फाइनेंशियल प्रोग्रेस, कितना पैसा टुवर्ड्स लैंड पे किया जा रहा है, कितना पैसा कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहा है, ये एसेस करने के लिए रेरा को हेल्प करता है। और फ्रॉम ए पब्लिक पर्सपेक्टिव उनको भी पता चलेगा कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है प्रोजेक्ट में। पर द प्रमोटर्स जो कहते हैं कि सर्टेन कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन्स हो गई है और डिमांड लेटर रेज करते हैं, एलॉटीज को कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली वो कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन रीच हुई है कि नहीं हुई है। तो ये तीनों सर्टिफिकेट्स विल हेल्प दैट एलॉटी टू गेट द कॉन्फिडेंस कि जो आप बता रहे हैं उनको वही इंफॉर्मेशन आपने रेरा को भी रिपोर्ट किया है, उसी कॉन्फिडेंस से वो आपके डिमांड लेटर्स के अगेंस्ट पैसे पे करेंगे। नाउ कमिंग टू द सेकंड मैंडेटरी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस जो हर प्रोजेक्ट में होती है, वो है एनुअल कंप्लायंस, जो साल में एक बार आपको सबमिट करनी होती है यूजिंग फॉर्म REG5। उस REG5 को एनुअल ऑडिट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ही इश्यू किया जाता है। बस फर्क ये है कि जो फॉर्म REG3 जो क्वार्टरली कंप्लायंसेस के साथ और रजिस्ट्रेशन के वक्त जो सबमिट की जाती है वो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इश्यू कर सकता है, लेकिन ये जो फॉर्म REG5 है ये उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को इश्यू करना है जो आपकी कंपनी की स्टैट्यूटरी ऑडिटर है और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट कर रहे हैं, उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को इश्यू करना है। The annual compliance or form REG5, it's basically a consolidation of आपने पिछले 4 क्वार्टर में क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स के साथ जो इंफॉर्मेशन आपने सबमिट किया है उसी की कंसोलिडेशन होती है एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट, और ये आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर को इश्यू करना है। और ये हर फाइनेंशियल ईयर, भले ही आपका प्रोजेक्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के एक हफ्ते पहले रेरा में रजिस्टर हुआ हो, तब भी आपको उस फाइनेंशियल ईयर का फॉर्म REG5 हमारे पास भरना होगा। ये कब तक भरना होगा? जब तक आपकी कंपनी आपकी प्रोजेक्ट की फुल सीसी नहीं आ जाती है, उस तब तक आपको ये फॉर्म REG5 सबमिट करनी है। तो अगर साल के बीच में आपको फुल सीसी मिल गई है तो उस साल के लिए भी आपको REG5 सबमिट करनी होगी, और ये पीरियड कवर करता है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अगेंस्ट। तो कई बार
हमने देखा है कि फॉर्म REG-5 में जस्ट बिकॉज प्रोजेक्ट, सोचिए अगर प्रोजेक्ट 30 सितंबर को रजिस्टर हुआ है रेरा में, तो रिपोर्टिंग टाइम में 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक लिखते हैं। आपको 1 अप्रैल जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां से लेके 31 मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, ये पीरियड को आपको करेक्टली मेंशन करनी है फॉर्म REG-5 में। और ये सर्टिफिकेट आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंतर्गत आपको ये सर्टिफिकेट रेरा के पोर्टल पे अपलोड करनी है। सो विच इज 30th ऑफ आफ्टर द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। ये टाइमली 30th तक नहीं भरने पे इस साल से आपको 25,000 की लेट फी इंपोज होगी हर डिफॉल्ट में। भले ही आप एक दिन लेट हो जाए, अगर 30 सितंबर तक नहीं हुआ है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको 25,000 की लेट फीस इंपोज करेगा। नेक्स्ट, अगर आपने 1 महीने के अंतर्गत विच इज 30th अगर आपने 31 अक्टूबर तक अगर आपने ये सर्टिफिकेट रेरा के पोर्टल पे अपलोड नहीं किया है, तो वी विल स्टार्ट इशूइंग शो कॉज नोटिसेस टू ऑल सच प्रमोटर्स जिन्होंने ये कंप्लाई नहीं किया है। अब ये एनुअल ऑडिट स्टेटमेंट सर्टिफाई क्या क्या करता है? सो बेसिकली व्हाट इंफॉर्मेशन इज देयर दैट अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज सर्टिफाइंग। सबसे पहले द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्ट उस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत कि कितनी परसेंटेज कंप्लीशन हुई है एज पर इंजीनियर सर्टिफिकेट और एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट के केस में ये अमाउंट, ये परसेंटेज आएगा जो फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर के लिए जो QPR सबमिट किया गया है, वहां से ये इंफॉर्मेशन आएगा। और कितना पैसा अलॉटीज से कलेक्ट किया गया है, कितना पैसा लोन या बोरोइंग से लिया गया है, भले ही सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन्स हो, और कितना पैसा प्रमोटर ने खुद प्रोजेक्ट में इन्फ्यूज किया है। और ये इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जब से शुरू हुआ वो, और जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप सबमिट कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में कितना अलॉटीज का पैसा आया है, कितना बोरोइंग्स आपने लिया है, कितना पैसा खुद प्रमोटर ने इन्फ्यूज किया है, ये इंफॉर्मेशन ऑफ फंड कलेक्शन मेंशन करना होता है इस सर्टिफिकेट में। वैसे ही आपने प्रोजेक्ट के सेपरेट अकाउंट से सिंस द इंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट आपने कितना पैसा विड्रॉ किया है, और इस फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये सर्टिफिकेट आप सबमिट कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा आपने विड्रॉ किया है। नेक्स्ट, जो पैसा आपने लैंड के लिए प्रोजेक्ट क्लियरेंस फीस, इंटरेस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये पूरी जो आपने REG-3 में मेंशन किया है वो भी यहां मेंशन करना होता है। इन एडिशन टू दैट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर को और भी थोड़े कंप्लायंसेस के कंफर्मेशन देने होते हैं। सबसे पहला, जो भी पैसा आप जो दिखा रहे हैं कि प्रोजेक्ट पे खर्च हुई है, ये प्रोजेक्ट पे ही खर्च हुआ है, ये कहीं डाइवर्ट नहीं हुई है, इसका कंफर्मेशन REG-5 में स्टैट्यूटरी ऑडिटर को देना होगा। और जो भी पैसा विड्रॉ हुआ है सेपरेट अकाउंट से, वो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के प्रपोर्शन में से ही कंप्लीट विड्रॉ हुआ है, ये भी उनको कंफर्म करना होगा। नेक्स्ट, आप जैसे आप सब लोगों को पता है कि एश्योर्ड रिटर्न्स आर नॉट अलाउड, और अगर आप दे भी रहे हैं तो प्रोजेक्ट अकाउंट से कोई भी पैसा आप एश्योर्ड रिटर्न्स के रूप में किसी को नहीं दे सकते हैं। और इसी का कंफर्मेशन स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज टू कंफर्म एज पार्ट ऑफ द REG-5 कि कोई पैसा सेपरेट अकाउंट से एश्योर्ड रिटर्न्स के रूप में विड्रॉ नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो उनको अमाउंट बताना होगा। नेक्स्ट, पूरे QPR सही टाइम पे फाइल हुए हैं कि नहीं। आज के दिन में रेरा ने आपके ऊपर कितना लेट फीस आउटस्टैंडिंग है, कितने पेनाल्टीज जो रेरा ने आपके ऊपर इंपोज किया है वो कितना अभी पेंडिंग है, वो अमाउंट्स, कितनी रिकवरी सर्टिफिकेट्स आपके अगेंस्ट उस प्रोजेक्ट के लिए इश्यू किए गए हैं, उसका कितना पैसा अभी स्टिल बाकी है आपको पे करना, ये भी REG-5 में
स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है। इन एडिशन टू दैट, रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कब तक है, कितने यूनिट्स सेल हुए हैं, कितनी अनसोल्ड इन्वेंट्री अभी भी है, और अगर आपने किसी भी यूनिट के अलॉटमेंट के बाद अगर आपने कोई मॉर्गेज लिया है विच इज अगेंस्ट सेक्शन 11(4)(h), तो उसकी भी डिक्लेरेशन उनको बताना होगा। और अगर प्रोजेक्ट पे कोई लैंड डिस्प्यूट्स लीगल हो या एंक्रोचमेंट्स हो, अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है, तो वो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को इस सर्टिफिकेट के साथ डिस्क्लोज करना पड़ता है। नाउ सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर जब ये REG फाइल 5 सबमिट की जा रही है। आपको सिर्फ फॉर्म REG 5 ही सबमिट करनी है और उसके साथ आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट अपलोड करनी है। बट आज के दिन में प्रमोटर्स इस पर्टिकुलर फील्ड के में कुछ भी अपलोड कर दे रहे हैं। थोड़े प्रमोटर्स सिर्फ ऑडिटेड बैलेंस शीट अपलोड करते हैं, फॉर्म REG 5 अपलोड नहीं करते हैं। थोड़े प्रमोटर्स फॉर्म REG 5 अपलोड करते हैं लेकिन ऑडिटेड बैलेंस शीट अपलोड नहीं करते हैं। सम प्रमोटर्स बिना देखे कि फॉर्म REG 5 ऑलरेडी एक नया बना है at the beginning of the previous financial years that was ended, that is 24-25 फाइनेंशियल ईयर में ही एक जैसी जो REG 5 का फॉर्मेट है ये बदल दिया गया था। लेकिन even I have observed very recent submissions of form REG 5 happened on the old format rather than the new format. तो not just merely filing कि आपने डेडलाइन के पहले आपने REG 5 फाइल कर दिया है, अगर वो सही फॉर्मेट ने आपने अपलोड नहीं किया है तो तब भी उसको डिफॉल्ट ही माना जाएगा। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज यू हैव मेट द कंप्लायंस एनुअल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। और प्रॉपर रिकंसिलेशन हो, जो लास्ट क्वार्टरली CA सर्टिफिकेट जो सबमिट की जाती है फॉर द फाइनेंशियल ईयर, उससे प्रॉपर रिकंसिलेशन हो। एंड फाइनली 30th of September तक सबमिट कीजिए। प्लीज डोंट वेट टिल 30th of September। देयर इज अ गुड चांस दैट कुछ IT इश्यू आ जाए और 25,000 के लेट फी इंपोज हो जाए। नाउ कमिंग टू सर्टेन न्यू डेवलपमेंट्स दैट वी आर ब्रिंगिंग इन। तो कई सारे प्रमोटर्स को ये ऑलरेडी पता होगा कि रेरा इज करेंटली वर्किंग ऑन ए न्यू ग्रीनफील्ड पोर्टल। वी कॉल इट एज रेरा 2.0 पोर्टल। एक कंप्लीटली नया पोर्टल रेरा बना रहे हैं। तो उसमें हमने कई सारे इंप्रूवमेंट्स लाए हैं। तो आज के दिन में जब आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप फिजिकल टारगेट्स खुद सेट करते हैं, फाइनेंशियल टारगेट्स आप खुद सेट करते हैं, और तीनों सर्टिफिकेट्स आप अलग से अपलोड करते हैं। वैसे ही हर क्वार्टर के एंड में आप उन टारगेट्स के अगेंस्ट अचीवमेंट्स आपको खुद भरना होता है। वो तीनों सर्टिफिकेट्स अलग से भी आपको अपलोड करने होते हैं। तो ऑन द 2.0 पोर्टल वी आर टेकिंग द डिजिटल फर्स्ट अप्रोच कि जो आपकी आर्किटेक्ट, इंजीनियर और CA सर्टिफिकेट, इट विल नो लॉन्गर बी स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स जो आप आज के दिन में जो आप रेरा के पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं। रेरा एक डिजिटल फॉर्म्स बना रहे हैं फॉर्म REG 1, 2, 3 और REG 5 के लिए। तो आपके जो आर्किटेक्ट, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, उनको रेरा के पोर्टल पे ही आके ये फॉर्म्स भरने होंगे और अपने डिजिटल सिग्नेचर के साथ साइन करके वो आपको सबमिट करेंगे। So there is no longer a possibility of scanned documents. Scanned documents will not be allowed on the new portal. Now, what is the benefit from it? कि जो टारगेट्स पहले आप मैन्युअली सेट करते थे और अचीवमेंट जो मैन्युअली आप भरते थे, अब ये दोनों फिजिकल और फाइनेंशियल के टारगेट्स और अचीवमेंट्स ये ऑटोमेटिकली इन तीन सर्टिफिकेट्स REG 1, 2 और 3 इनसे जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं रेरा, उसी से ऑटोमेटिकली सिस्टम अचीवमेंट्स भर देगा और टारगेट भी सेट करेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। थर्ड, now because we are able to capture all this information digitally, we will be
क्लोजली मॉनिटरिंग एवरी सिंगल प्रोजेक्ट की अगर कोई डिविएशन हो रही है, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस स्लो हो रही है, इसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रेरा अब सिस्टम के थ्रू करेगा। तो प्लीज बी वेरी दैट going forth once the new portal is up and running, uh, every single piece of information that you will be submitting will be verified by the system, and if there are any deviations, letters or show cause notices will be issued to the promoters. Now, one additional information that I would want to kind of bring it to the notice of all the promoters, since you're here, while हमारी ओरिजिनल एजेंडा थी क्यूपीआरस और एनुअल ऑडिट रिपोर्ट के कंप्लायंसेस पे बात करने का आज, लेकिन क्योंकि हमारे पास कई सारे एक्सटेंशन के एप्लीकेशंस आ रहे हैं, स्पेशली जो एक्सटेंशन के एप्लीकेशंस जहां 12 महीने से ज्यादा का एक्सटेंशन पूछा जा रहा है, उनमें हमेशा भले ही हमने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रोजेक्ट एक्सटेंशन के लिए फरवरी 2025 में हमने इश्यू किया है और रेरा के पोर्टल पे सर्कुलर सेक्शन में अवेलेबल हैं, लेकिन अभी भी जो एक्सटेंशन की एप्लीकेशंस आते हैं रेरा के पास, उसमें डॉक्यूमेंटेशन की गैप्स होते हैं, जिससे हमारे लिए भी बहुत टाइम लगता है कि आपको ऑब्जेक्शंस भेजें, आपके रेस्पॉन्सेस ले, और आपकी भी जो एक्सटेंशन की एप्लीकेशन है वो डिले होती जाती है। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एंड ऑल्सो अस कि आपकी जो एक्सटेंशन की एप्लीकेशंस हैं, स्पेशली जो 12 महीने से ज्यादा टाइम की है, वो जल्द से जल्द हम आपका अप्रूव कर ले और आगे बढ़ सके। अब इन जब 12 महीने से जो ज्यादा की टाइम की जो एप्लीकेशंस हैं, रेरा इन एप्लीकेशंस को 4 डायमेंशन से एसेस करता है। एक, प्रोजेक्ट में लीगल वायबिलिटी है कि नहीं, एनी लैंड डिस्प्यूट्स, एनसीएलटी मैटर्स, उन प्रॉब्लम से तो नहीं गुजर रहा है प्रोजेक्ट। सेकंड, इकोनॉमिक वायबिलिटी है कि नहीं प्रोजेक्ट में। तीसरी, ऑपरेशनल वायबिलिटी है प्रोजेक्ट में कि नहीं। और चौथा, कि एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज बनी है या नहीं, ताकि जब एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज बनी हो प्रोजेक्ट में, तो उनकी ओवरसाइट होगी आपकी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में, जब आप बियॉन्ड 12 मंथ्स का एक्सटेंशन रेरा से ले रहे हैं। और ये एक्सटेंशन आपकी राइट नहीं है, क्योंकि सेक्शन 6 के अंतर्गत सिर्फ 12 महीने का एक्सटेंशन ही प्रमोटर्स का राइट है। जो 12 महीने से ज्यादा का एक्सटेंशन है, ये ऑन अ केस टू केस बेसिस अथॉरिटी की डिस्क्रिप्शन पे है कि आपको वो एक्सटेंशन दिए या ना दिए। तो इसीलिए दिस इज नॉट ए राइट, इट इज एट द अथॉरिटीज डिस्क्रिप्शन। अब जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, जो रेगुलर सेक्शन 6 के अंतर्गत जो आप 12 महीने के लिए एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं, वही डॉक्यूमेंटेशन जब आप 12 महीने से ज्यादा का पूछ रहे हैं उसके ऊपर लागू होगा। जैसे प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल्स, ये आपको इंश्योर रखना होगा कि जो प्रोजेक्ट की जो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं, उसमें कोई पेंडेंसी ना हो। आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन तक पूरी क्यूपीआर अपडेटेड होने हैं, नहीं है तो आपकी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डिले हो सकती है, क्योंकि आप जब तक आप नहीं भरेंगे, रेरा विल नॉट टेक द एप्लीकेशन फॉरवर्ड। टू, ये मोस्टली एप्लीकेबल है जो लेगेसी प्रोजेक्ट्स हैं, जो 17-18 में रेरा में रजिस्टर हुए हैं, कि प्रोजेक्ट अकाउंट की डिटेल्स सही अपडेटेड हो रेरा के पोर्टल पे, और जितनी आपको मेंशन करना होगा कि आप कितना टाइम एक्सटेंशन को पूछ रहे हैं। नेक्स्ट, जितना टाइम आप एक्सटेंशन पूछ रहे हैं, उतने टाइम तक आपके पास एक वैलिड सैंक्शन प्लान होने जरूरी है। सो प्लीज डोंट सबमिट एप्लीकेशंस टू रेरा बिना कोई वैलिड सैंक्शन प्लान के, ताकि आपकी एप्लीकेशन हमारे पास होल्ड पे रहे और वो एप्लीकेशन कई सारे महीने हमारे पास पड़ा रहे। तो इसलिए जब आपकी मैप की वैलिडिटी बढ़ जाती है, तभी आप रेरा में आके एक्सटेंशन अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आज के दिन में जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब तक प्रोजेक्ट में आपकी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वर्क की स्टेटस क्या है, कितना
अगर टावर्स हैं तो कितनी फीसदी कंप्लीट हुई है, ये आपको बताना होगा। आपके तीनों सर्टिफिकेट्स के साथ REG 1, 2 एंड 3 आपको सबमिट करना होगा अलग से, ताकि हमें पता चले कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उस दिन तक आपकी फिजिकल और फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है। नेक्स्ट, एन एक्सप्लेनेटरी नोट। आपने जो 5 साल 4 साल जो ओरिजिनल रेरा की रजिस्ट्रेशन लिया है, आप उस टाइम पे क्यों काम कंप्लीट नहीं कर पाए, क्या रीजंस थे, और आगे उसको स्पीड अप करने के लिए आपका अप्रोच क्या है, ये आपको बताना होगा। एक नोटराइज्ड एफिडेविट है, अगर आप SOP देखेंगे जो रेरा के सर्कुलर्स के सेक्शन में है, उसमें एनेक्शर 1 के फॉर्मेट में आपको हमें एक एफिडेविट देनी होगी, नोटराइज्ड एफिडेविट। नेक्स्ट, आपको एक फिजिकल एंड फाइनेंशियल कंप्लीशन प्लान देना होगा, जिसका फॉर्मेट भी एनेक्शर 2 के रूप में SOP फॉर प्रोजेक्ट एक्सटेंशन में मेंशन्ड है कि आप किस पीरियड में कितना काम किस एक्टिविटी का करेंगे। तो उसका पूरा ब्रेकअप प्लान आपको हमें सबमिट करना होगा। इनफैक्ट इसी से हम एसेस कर पाएंगे कि आपके पास जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, जो प्लान आप बता रहे हैं कि 2 साल में आप बाकी का काम कंप्लीट करेंगे, क्या वो रियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक है, उसी से हम पता कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस डॉक्यूमेंट्स, जो 12 महीने से ज्यादा का एक्सटेंशन है, वहां आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करनी होंगे। सबसे पहले, जो पैसा आप प्रोजेक्ट पे ला रहे हैं, जो बाकी बचा हुआ काम करने के लिए, ये पैसा कहां से आने वाला है? क्या आपने कोई स्वामी फंड या कहीं दूसरे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग से, या प्रमोटर खुद अपनी एडिशनल इक्विटी प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं? उसी के साथ जो ऑलरेडी यूनिट्स बिक चुके हैं, उनमें कितना बैलेंस रिसीवेबल्स आने हैं, और जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसकी ए काइंड ऑफ ए कंजर्वेटिव और रियलिस्टिक अमाउंट जो प्रोसीड्स आ सकते हैं, ये पूरी की इंफॉर्मेशन आपको सोर्सेस ऑफ फाइनेंस दिखाने होंगे। सेकंड, अगर जो 12 महीने से ज्यादा एक्सटेंशन आप पूछ रहे हैं, ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी कंपनी या प्रोजेक्ट NCLT के मॉरेटोरियम से गुजर के, इधर थ्रू ए रेजोल्यूशन प्लान या मॉरेटोरियम के वजह से प्रोजेक्ट डिले हुई है, तो उस NCLT का ऑर्डर, अगर रेजोल्यूशन प्लान हुआ है तो रेजोल्यूशन का प्लान, ये आपको एनक्लोज करना होगा। 3, आपको एक एफिडेविट देनी होगी कि रेरा की रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी खत्म होने के बाद आपने कोई भी सेल बुकिंग नहीं की है प्रोजेक्ट में। 4, आपको जितने भी अलॉटी यूनिट्स बिके हैं, उनमें जो यूनिक अलॉटीज हैं, मतलब अगर मैंने अगर 10 यूनिट बुक किए हैं, तो उसका मतलब मेरे 10 कंसेंट नहीं बनेंगे, क्योंकि मैं एक अकेला बंदा हूं जिसके 10 यूनिट्स हैं। स्टिल आई विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिक अलॉटी। सो ऐसे सिंगल यूनिट अलॉटीज के 50% से ज्यादा अलॉटीज के कंसेंट आपको सबमिट करने होंगे एज पर द फॉर्मेट ऑफ एनेक्शर 3, जो SOP फॉर प्रोजेक्ट एक्सटेंशन में मेंशन्ड है। उसी के साथ एनेक्शर 4 ऑफ SOP फॉर प्रोजेक्ट एक्सटेंशन में आपको पूरी की पूरी आपकी सोल्ड की लिस्ट along with the LOT names and the contact numbers, और अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी है उसकी पूरी लिस्ट, ये दोनों आपको एनेक्शर 4 में आपको एप्लीकेशन के साथ सबमिट करनी है। एंड फाइनली, आपको एक एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज रजिस्टर करके उसका प्रूफ भी रेरा में सबमिट करनी है कि आपके प्रोजेक्ट में आपने एक एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज बनाई है। फॉर एनी इंफॉर्मेशन फर्दर, आप अगर SOP पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये 18 Feb 2025 को इश्यू हुआ है, और रेरा के पोर्टल में सर्कुलर सेक्शन में ये SOP मेंशन्ड है। तो अगली बार से थोड़ा ध्यान रखिए, जब आप प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, इस पूरी इंफॉर्मेशन के साथ ही आप एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, ताकि आपकी एप्लीकेशन हमारे पास कई महीनों तक होल्ड में ना रहे। श्योर, थैंक यू।
we open to thank you very much, Raghavan. Now we open for question answer session. Those who want